वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज मैं आपके लिए कुछ नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी से रिलेटिव साइंस से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि जीव जगत क्या है, यही जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जीव जगत। देखो, कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े से जंगल में हैं। वहाँ आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नहीं दिखेंगे, बल्कि अलग अलग तरह के पेड़, लंबे जो कि छोटे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े जंगल में हो। यहाँ आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नहीं दिखेंगे, बल्कि अलग अलग तरह के पेड़, कुछ लंबे दिखेंगे, कुछ छोटे, कुछ मोटे और कुछ पतले। अलग अलग तरह के जानवर दिखाई देंगे, जो जैसे शेर, बंदर, चिड़िया, सांप और अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे। इतना ही नहीं, ज़मीन में भी कुछ बहुत छोटे छोटे जीव होंगे, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। यही जीव जगत है। सीधे शब्दों में हम कहें तो जीव जगत का मतलब होगा पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी तरह की जिंदगी, जिसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े वैल तक, और रेगिस्तान में उगने वाले कैक्टस से लेकर गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ तक शामिल है। इसमें सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि उनकी किस्में, उनके रहने की जगह जैसे जंगल, रेगिस्तान, नदियाँ, पहाड़ और उनके बीच के रिश्ते भी शामिल हैं। जीव जगत इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हमें ये खाना मिलता है। हम जो फल, सब्जियाँ और अनाज और मांस खाते हैं, वह सब जीव जगत से ही आता है। हवा साफ रहती है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। पानी साफ करता है, नदियाँ, झीलें और दलदली ज़मीन पानी को साफ रखने में हमारी मदद करती है। दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सी दवाइयाँ पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। मिट्टी उपजाऊ रहती है। एंड पर्यावरण का संतुलन, हर जीव का अपना एक रोल होता है। अगर कोई एक जीव कम हो जाता है तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो बहुत से पौधे फल नहीं दे पाएंगे। हमें खुशियाँ देता है प्रकृति की सुंदरता, जानवरों को देखना, पक्षियों की आवाज़ें सुनना हमें खुशी देती है। संक्षिप्त में, जीव जगत हमारी धरती पर रहने लायक बनाता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। क्या आप जीव जगत के किसी खास पहलू के बारे में जानना चाहोगे तो कमेंट्स में बताइएगा। हम प्रश्न एमसीक्यू से रिलेटिव जीव जगत से कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो नामकरण और पहचान से संबंधित है, सबसे पहले वर्गीकी, जिसे क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखिए, टैक्सोनॉमी वह शाखा है जो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण, पहचान और वर्गीकरण से संबंधित होती है। इसमें वैज्ञानिकों को विभिन्न जीवों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझने और अध्ययन करने में सहायता मिलती है। क्लियर है? सेकंड प्रश्न है कि जाति शब्द का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जॉन रे ने किया था। देखो, जो जॉन रे ने स्पीसीज स्पीसीज शब्द को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप में परिभाषित किया था। इन्होंने जैविक वर्गीकरण की नींव भी रखी। देखो, सबसे पहली बार जातियों की अवधारणा को भी इन्होंने स्पष्ट किया। क्लियर है? थर्ड प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कैरोलस नीलियस ने की थी। देखो, जिसमें इन्होंने क्या किया था, प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इन्होंने बताया था। सबसे पहले याद रखना, पहला होता है वंश, जिसे जीन्स कहते हैं इंग्लिश में, एंड दूसरा बना हुआ होता है जाति से, जिसे स्पीसीज कहते हैं। यह नामकरण पूरी दुनिया में मान्यता भी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति में पहला शब्द प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला शब्द मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास अभी बताया था आपको एमसीक्यू में, कि द्विपद नामकरण पद्धति में पहला शब्द वंश को करता है और दूसरा जाति को करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? वंश। क्लियर है? देखो, द्विपद नामकरण में पहला शब्द जो कि जीव का वंश दर्शाता है, दूसरा उसकी जाति को। जैसे देखो, हमारे पास एक है मैगीफीरा इंडिका, जिसमें मैगीफीरा जो कि वंश को प्रदर्शित करेगा और जो इंडिका होगी वो जाति को। अगला प्रश्न है, पौधे की किस वैज्ञानिक नामकरण के नियम और मापदंड में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हमारे पास रहेगा ICBN, ऑप्शन सी। देखो, इसका फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो पौधों के वैज्ञानिक नामों के लिए एक स्थापित नियमों और मानदंडों का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है जो नामकरण को मानवीकृत भी करता है। फुल फॉर्म अभी मैंने आपसे पहले बताया था कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। क्लियर है? तो इसका संयुक्त ऑप्शन हमारा रहेगा सी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, पौधों के लिए वैज्ञानिक नामकरण के नियम और मापदंड भी निम्न में से कौन सा एक जैविक नाम का सही लेखन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मेगाफिरा इंडिका। देखो, मेगाफिरा इंडिका इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जो कि हमेशा कैसा लिखा हुआ होगा, तिरछा लिखा हुआ होगा, जिसमें ये बताएगा मेगाफिरा जो कि वंश का बताएगा और इंडिका हमेशा जाति को बताएगी। और याद रखना, केवल वंश का पहला अक्षर हमेशा कैसा होगा, बड़ा होता है। ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें जीवित जीव समय के साथ बदलते हैं ताकि अपनी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सके, उसे कहते हैं ऑप्शन बी, अनुकूलन। देखो, अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं ताकि वे जीवित रह सके और प्रजनन कर सके। तो अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं ताकि वे जीवित रह सके और प्रजनन कर सके। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों का एक निश्चित सार्वभौमिक और स्वीकार्य नाम होता है जिसे कहा जाता है। जीवित जीवों का एक निश्चित और सार्वभौमिक और स्वीकार्य नाम होता है जिसे कहा जाता है वैज्ञानिक नाम। देखो, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरी तरह से दुनिया में मान्य होता है, जिसमें कोई भ्रम नहीं होता है और एक रूपता बनी रहती है। यह नाम लैटिन भाषा में द्विपद नामकरण प्रणाली के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का एक परिभाषित गुण है? तो जीवों का एक परिभाषित गुण है उपापचय। उपापचय क्या है? वह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो सभी जीवित जीवों में होती है। यह एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीवों में अनिवार्य रूप में पाई जाती है, इसलिए जीवों का एक परिभाषित लक्षण है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण पदानुक्रम में सबसे निचली श्रेणी में कौन आता है? देखो, सबसे निचली श्रेणी में इकाई सबसे पहले जाति आती है और यह समान लक्षणों वाले जीवों के एक समूह को भी दर्शाती है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। वर्गीकरण की उच्चतम श्रेणी है। वर्गीकरण की उच्चतम श्रेणी, अभी मैंने बताया था कि वर्गीकरण की सबसे निम्नतम श्रेणी कौन सी है, निचली जाति, तो जाति है। और इसकी सबसे ऊपरी उच्चतम श्रेणी में जो कि संघ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जगत उच्चतम श्रेणी है, बट इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर संघ रहेगा। देखो, ये थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, लेकिन सही पदानुक्रम के अनुसार जगत उच्चतम श्रेणी होती है, लेकिन यदि संघ विकल्प में ऊपर दिया है तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि कुछ संदर्भों में प्रश्न में केवल उस स्तर तक सीमित होता है। देखो, सबसे पहले आती है जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद आएगा वर्ग, वर्ग के बाद आएगा आपका संघ, एंड संघ के बाद आएगा जगत। तो सबसे बड़ा वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी पर जगत रहेगा और सबसे छोटी जाति रहेगी, इसलिए सही उत्तर वास्तव में संघ रहेगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, टैक्सोन शब्द का अर्थ है, सही उत्तर रहेगा इसका वर्गीकरण समूह, ऑप्शन ए। देखो, टैक्सोन एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी, जैसे बात करें वंश की, जाति की, कुल की आदि के लिए किया जाता है। ये एक वर्गीकृत इकाई को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण पदानुक्रम का सही क्रम है? तो मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पहले आएगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बी राइट है, जगत, जगत के बाद आएगा संघ, संघ के बाद आएगा वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, एंड कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह संग्रहालय जिसमें पौधों के नमूनों को सुखाकर, दबाकर और संरक्षित करके रखा जाता है कहलाता है? तो पौधों के नमूनों को सुखाकर, दबाकर और संरक्षित करके रखा जाता है, इसे हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम जो कि एक विशेष संग्रहालय होता है जहाँ सूखे, दबे और टैग किए गए पौधे के नमूनों को वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवित पौधों का संग्रह उनके संदर्भ के लिए उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर जीवित पौधों का संग्रह वनस्पति उद्यान में होता है।
देखो, वनस्पति उद्यान जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में जीवित पौधों का संग्रह, उनकी पहचान और अध्ययन के लिए संरक्षित किया जाता है। ये शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुंजी का वर्गीकरण सहायता है जिसका उपयोग खालिस्तान की पहचान के लिए किया जाता है। तो कुंजी एक वर्गीकरण सहायता है जिसका उपयोग पौधों और जानवरों दोनों की पहचान के लिए किया जाता है। कुंजी द्विक विकल्पों पर आधारित होती है जिसमें किसी जीव या पौधों की पहचान की जाती है। इसका उपयोग पौधों और जानवरों की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंजी में प्रत्येक कथन को क्या कहा जाता है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी लीड कहा जाता है। ये युग्मों में होते हैं और सही उत्तर तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत में शामिल है। तो सभी जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। इनकी कोशिका में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, 5 किंगडम वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हमारे पास सी रहेगा, आर.एच. विटेकर, जो कि 1969 में उन्होंने 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तावित किया था, जिसमें फर्स्ट रहेगा मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ रहेगा एनिमालिया। जिसमें एनिमालिया में क्या रहेगा, इसमें हम जीव भी आएंगे और प्लांटी में रहेंगे पौधे। जितने भी जीव, मनुष्य, ये सब एनिमीलिया में आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 किंगडम वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, निवास स्थान, इसका आधार नहीं है, क्योंकि 5 किंगडम में कोशिका की संरचना के बारे में भी बात करी है, पोषण का तरीका भी बताया गया है और शरीर के संगठन के बारे में भी बताया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, निवास स्थान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोषीय जीव है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोषीय जीव है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विषाणु एक अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय का मतलब होता है इसमें कोई कोशिका नहीं होती है और ये केवल किसी जीवित कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। बाकी सभी जैसे बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ ये कोशिकीय होते हैं। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का एक गैर परिभाषित गुण है? तो वृद्धि का गैर परिभाषित गुण प्रजनन। प्रजनन देखो, कुछ जीवों में अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो सकता है, जैसे खच्चर, जो कि प्रजनन नहीं करता फिर भी जीवित होता है, इसलिए यह सभी जीवों का परिभाषित एक गुण नहीं है। जबकि वृद्धि, उपापचय आदि परिभाषित गुण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का गैर परिभाषित गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रजनन नहीं है। जीवित रहने के लिए जीवों के बीच की मूलभूत समानताएं क्या है? जीवित रहने के लिए जीवों के बीच की मूलभूत समानताएं देखो, उपापचय भी है, संगठन भी है, अनुकूलन भी है। तो ये सभी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। जीवों का कौन सा गुण उन्हें अपने परिवेश से अलग करता है? तो जीवों का कौन सा गुण उसके परिवेश से अलग करता है? तो स्वप्रतिकृति, संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया, उपापचय, तीनों ही जीवों के ऐसे गुण हैं जो उसके परिवेश से अलग करता है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा, ये सभी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं उपापचय क्या होता है। ये एक रासायनिक क्रियाएं होती है। संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया ये पर्यावरण के प्रति होती है और स्वप्रतिकृति का मतलब होता है कि अपनी तरह के जीव का उत्पन्न करना। ये सभी गुण मिलाकर उन्हें निर्जीव वस्तु से अलग करते हैं। देखो, अगला प्रश्न, जब हम कहते हैं कि जीव एक स्वप्रतिकृति कर सकते हैं तो हमारा मतलब है कि वो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जीव अपनी प्रतियां बना सकते हैं। देखो, इसका मतलब कि जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बच्चे पैदा करना या कोशिका विभाजन करना। ये सभी इसका सही उत्तर ऑप्शन रहेगा हमारा भी, अपनी प्रतियां बना सकता है। जीवित शब्दों को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि जीवित शब्दों को परिभाषित करना मुश्किल क्यों है? क्यों? देखो, सबसे पहले जीवन में बहुत जटिलता है, ये भी सही है। जीवन की कोई सरल परिभाषा नहीं है, ये भी राइट है। जीवन के कई अनूठे गुणों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, जीवों के किस स्तर पर उत्तक संगठन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा, कुछ पौधे और जानवरों में। कुछ पौधे और जानवरों में उत्तक संगठन पाया जाता है। उच्चतम श्रेणी के पौधों और जंतुओं में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। अब बात करें जीव विविधता का अर्थ क्या होता है? जीव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि
यह शब्द पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकी अध्याय में संग्रहालय किसके लिए उपयोगी होता है? तो वर्गीकी अध्याय में संग्रहालय जीवित पौध किसके लिए, पौधों और जानवरों के संरक्षित नमूनों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखो, संग्रहालयों में संरक्षित जीव जंतु कंकालों के नमूनों को रखा जाता है और जो अध्याय में एक सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीय की सहायता नहीं है? तो वर्गीय की सहायता नहीं है, देखो, हर्बेरियम भी है, वनस्पति उद्यान भी, संग्रहालय भी है, जीव मंडल नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जीव मंडल। अगला प्रश्न है, देखो मैं आपको बताऊं जीव मंडल क्या होता है। जीव मंडल में आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ना कि वर्गीय के अध्याय में प्रयोग होने वाली सहायता सामग्री होती है। अगला प्रश्न है, पुस्तिकाएं किस में सहायता करती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नाम की पहचान करने में की जाती है। ये क्षेत्रीय प्रजातियों की पहचान करने के लिए उपयोगी होती है। तो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का नाम की पहचान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोनोग्राफ क्या जानकारी प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, किसी एक टैक्सोन की जानकारी, किसी एक टैक्सोन की, जो कि किसी एक वर्ग की विस्तृत जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, लीनियस को वर्गीकी का जनक क्यों कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नामकरण पद्धति विकसित की थी। लीनियस ने बायोनोमिकल्स न्यूमेरिकल्चर की शुरुआत भी की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति को विकसित की थी। अगला प्रश्न है, स्पीसीज, प्लेटेरम और सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका भी सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस के नाम। इसमें जीवों की पहचान और नामकरण पर आधारित की गई है। जैविक संगठन का सबसे निचला स्तर जो जीव प्रदर्शित करता है वह क्या है? जैविक संगठन का सबसे निचला स्तर जो जीवन को प्रदर्शित करता है वो है कोशिका। कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं कर सकता? तो खच्चर, पांच मानव युगल और श्रमिक मधुमक्खी, ये तीनों ही प्रजनन नहीं कर सकती। ऑप्शन डी इज राइट। उपापचय का अर्थ क्या होता है? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सभी जीवी जीवों में कौन सा गुण साझा होता है? तो सभी जीवी जीवों में उपापचय का गुण साझा होता है। परिभाषात्मक गुण क्या होता है? परिभाषात्मक गुण जो सभी जीवी जीवों में पाया जाता है और किसी भी निर्जीव वस्तु में नहीं पाया जाता है। जीवित जीव निर्जीव वस्तु से कैसे भिन्न होते हैं? वे वृद्धि कर सकते हैं, वे प्रजनन कर सकते हैं, वे चेतना दिखाते हैं, ये सब। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखो, चेतना, वृद्धि और प्रजनन ये सभी गुण जीवों के एक विशिष्ट गुण होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है क्या कहलाती है? तो वो वर्गीकरण कहलाती है। क्लासिफिकेशन जीवों को समूह में बांटने की एक प्रक्रिया है। कुल किसके बाद आता है? तो इसका सही उत्तर कुल वंश के बाद आता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ऑप्शन ए। यह बायोनोमियल्स नाम है जिसमें पहला जीन्स और दूसरा जाति स्पीसीज को बताता है। वर्गीकरण पदानुक्रम में गण किसके बीच आता है? तो वर्गीकरण पदानुक्रम में गण किसके बीच? कुल और वर्ग के बीच आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? तो इसका सही उत्तर रहेगा वर्गीकरण, वर्गी की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। वर्गी की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ऑप्शन ए राइट रहेगा। जीवित होने का सबसे अनूठा और विशिष्ट गुण क्या है? चेतना। यदि उपापचय में ऑप्शन दिया होता तो उपापचय का राइट आंसर होता, क्योंकि चेतना ही एक ऐसा गुण है जो सिर्फ जीवितों में होता है, निर्जीव वस्तु में नहीं होता है। वर्गीकी में किसी जीव को पहचानने और नाम देने पर पहला कदम क्या है? तो वर्गीकी में किसी जीव को पहचानने और नाम देने का पहला कदम पहचान है। ऑप्शन बी इज राइट है। सबसे पहले पहचान की जाती है, फिर नाम और फिर वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकी का उद्देश्य नहीं है? वर्गीके जीवों में प्रयोगशाला में उगाना। ऑप्शन डी नहीं है, जीवों को प्रयोगशाला में उगाना। वर्गीकी का काम है पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ना कि प्रयोगशाला में पालन पोषण करना। फ्लोरा क्या जानकारी प्रदान करता है? तो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखो, जो फ्लोरा होगा वो पौधों की सूची को करेगा और ये फेन्युआ रहेगा वो जंतुओं की सूची को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।